ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब बातचीत बंद करो भाई, तुम तीनों इधर बात नहीं, जानवी बात नहीं, पीछे आपका नाम क्या है? अनुज, आलोक, आलोक बाहर आ जाओ, निकल जाओ। हाँ, डाउट यहां पूछना, मैं बताऊंगा, आ जाओ। चलो, सो यस, क्या समस्या है? तीनों के पास में नहीं है? छुट्टी पर क्यों थे तीनों कल? टीडीओपी कल तक थी क्या? तो फिर दो भाई, दोनों में से एक उधर दे दो, जल्दी आओ भाई। चलो निकलो। ओके, चलो अब बातचीत बंद करो भाई, थोड़ी बहुत बातचीत नहीं। आर्यन, मैंने इसको इधर इसलिए बिठाया है कि वो बात ना करे, तो तुम भी अब बात मत करो, ठीक है? बात नहीं, पीछे बात नहीं। चैप्टर नंबर 16 कल हम लोगों ने चालू किया था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। बताओ इसके अंदर क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, बोलो। इसमें अपन ने फैक्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है? हाँ, वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ गया 20 और 40, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? जल्दी बैठो, फटाफट सेटल हो। आवाज भी कम आ रही है और ये घर घर कर रहा है। और ये आवाज बहुत कम आ रही है यार। चल, तो अरे सुनो इधर, बात नहीं, जब तक अपन आगे बढ़ते हैं ये माइक वाइक सही होता है। तो कल अपन लोगों ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 स्टार्ट किया, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि ये जो कोड है ये वर्कर्स के ऊपर लगता है, फैक्ट्री के ऊपर लगता है। और फैक्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री मतलब वो जगह जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी की जा रही है, और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितने लोग होने चाहिए? 20। अगर वो जगह पावर यूज कर रही है तो, और पावर यूज नहीं हो रहा है तो 40 लोग उसमें होना चाहिए, बराबर। फिर अपन ने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब कोई भी प्रोसेस ऑल्ट्रेशन की, मॉडिफिकेशन की, ऑयलिंग की, ऑर्नामेंटिंग की, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, बराबर। फिर अपन ने सेक्शंस पढ़ना चालू किए, अलग अलग। सेक्शन नंबर 1 में अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये एक्ट कब से इन फोर्स आया है, तारीख कौन सी है? 21 नवंबर 2025, 21 नवंबर 2025 के दिन से ये इनफोर्स आया है। फिर अपन ने सेक्शन नंबर 3 के अंदर पढ़ा कि हर स्टैब्लिशमेंट को इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। किसके पास जाकर के? रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास में करवाना पड़ेगा। अगर कोई चेंज आता है तो वो चेंज भी बताना पड़ेगा। आप आपकी फैक्ट्री को बंद करें तो बंद करने के भी 30 दिनों के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा, बराबर। फिर अपन ने पढ़ा अपील का प्रोविजन, कि सेक्शन नंबर 4 में अपील पढ़ा कि अगर कोई भी पर्सन दुखी है इस एक्ट में किसी भी पास किए गए ऑर्डर से, तो वो अपीलेट ऑफिसर के पास में अपील फाइल कर सकता है, हाँ या ना? अपील फाइल करने का टाइम कितना था? 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल करनी पड़ेगी। फिर बताओ सेक्शन नंबर 5 क्या पढ़ा? नोटिस ऑफ कमेंसमेंट। जब आप अपना बिजनेस चालू करते हैं तो उस बिजनेस का आपको क्या करना पड़ता है? इंटीमेट करना पड़ता है। और जब बिजनेस बंद करते हैं तो भी इंटीमेट करना पड़ता है। हालांकि इसका कंप्लाइंस सेक्शन नंबर 3 में ही लिखा हुआ है कि किस तरीके से होगा। फिर अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 6, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या है? सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज को, मशीन को सेफ रखे, सेफ एंट्री और एग्जिट प्रोवाइड करे, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनका मेडिकल हेल्थ चेकअप समय समय पर करवाएं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करें। ये सब ड्यूटीज हैं किसकी? एम्प्लॉयर की।
फिर अपन ने सेक्शन नंबर 10 पढ़ा, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई भी डेथ होती है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, या वर्कर को ऐसी इंजरी आती है जिससे वो 48 आवर्स तक काम नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में उसे एम्प्लॉयर इंटीमेट करेगा किसको, गवर्नमेंट को, ऑफिसर को, कि ऐसा हमारी फैक्ट्री में हुआ है। डेथ के केस में 48 आवर्स के अंदर अंदर, फिर वो 2 महीने के अंदर अंदर वो लोग इंक्वायरी करने का काम भी करते हैं। फिर सेक्शन नंबर 11 अपन लोगों ने पढ़ा, नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस। इसका मतलब क्या, कि आपकी फैक्ट्री के अंदर कोई डेंजरस इवेंट हुआ, डेंजरस ऑकरेंस हुआ, ऑल्दो उसकी वजह से अभी कोई डेथ या सीरियस इंजरी नहीं हुई, तो भी एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट एक इंक्वायरी, एक वहां पर एक्शन लेना चाहे तो वो ले सके। फिर सेक्शन नंबर 12, नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेस। अगर आपके यहां पर कोई वर्कर्स हैं जिन्हें कोई ऑक्यूपेशनल डिसीज है, ऑक्यूपेशनल डिसीज का मतलब क्या, काम करने से जो बीमारियां होती है, अगर वो बीमारी किसी को है तो वो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। जो डॉक्टर उन बीमारियों का इलाज कर रहा है उसे भी गवर्नमेंट को, इंस्पेक्टर को बताना कंपलसरी है, अदरवाइज उसके ऊपर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर सेक्शन नंबर 13 था, ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस। सेक्शन नंबर 6 में अपन ने ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 13 में है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉइज, कि आखिरकार एम्प्लॉय का क्या काम है। तो एम्प्लॉय का काम यह है कि जो भी सेफ्टी रेगुलेशन है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स है, उनको फॉलो करे, अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद से रखे, एम्प्लॉयर के साथ में कोऑर्डिनेट करे, अगर उसे कोई डेंजर दिखता है तो वो डेंजर उसे रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये सब एम्प्लॉइज की ड्यूटी सेक्शन नंबर 13 के अंदर थी। फिर था सेक्शन नंबर 14, एम्प्लॉइज राइट टू इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इमिनेंट डेंजर। अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि अभी इस काम करने में कोई खतरा है, इमीडिएट या इमिनेंट डेंजर है, तो ऐसे केस में वो बता सकता है किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को या तो डायरेक्ट बता सकता है या फिर सेफ्टी कमिटी के थ्रू भी बता सकता है। अगर एम्प्लॉयर बात नहीं सुनता है तो फिर हम किसे बताते हैं, इंस्पेक्टर को बताते हैं, बराबर। साथ ही साथ एम्प्लॉय के पास में ये राइट है सेक्शन 14 के अंदर कि वो अपनी सेफ्टी के लिए इंक्वायरी अगर करना चाहे तो इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है। फिर अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 16, हालांकि 16, 17, 18 के अंदर कोई खास बातें नहीं थी। 16 के अंदर गवर्नमेंट एक क्या बनाएगी, बोर्ड बनाएगी, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड, जिसका काम क्या होगा, गवर्नमेंट को एडवाइस करना। जो काम सेक्शन 16 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वही काम सेक्शन नंबर 17 में हर स्टेट की गवर्नमेंट करती है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती है। और लास्ट में अपन लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 18, ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, अभी 18 पढ़ लिया था ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड स्टैंडर्ड। वर्कर्स की हेल्थ और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर क्या लाएगी, स्टैंडर्ड्स रिलीज करेगी, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सेक्टर के लिए अलग अलग हो सकते हैं, हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए अलग हो सकता है, सिम्टम्स मॉनिटरिंग, मेडिकल, अपन ने इसके अंदर पढ़ा था। यहां तक का डिस्कशन अपना कल हो चुका था, याद है क्या। एक बात और देखो, जब तक पार्ट ए चल रहा था उस वाले पोर्शन में अगर आप घर जाकर के नहीं भी पढ़ेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पर यहां पर मेरी आपसे ऐसी उम्मीदें हैं कि इस वाले पोर्शन को एक बार घर जाकर के रिवाइज करना बनता है, जैसा आप लोग जेआईजीएल और कंपनी लॉ पढ़ते हैं। रीजन बताता हूं, क्योंकि अब सब्जेक्ट का वो वाला पोर्शन है जो लॉ से रिसेंबल कर रहा है, आपको पढ़ते हैं उसी तरह का पोर्शन अब अपना लेबर लॉ में चालू हुआ है। यहां पर मेरे लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मुझे तो एक ही बार चीजें समझानी है, बाद में आप लोगों का काम है कि आप उसे याद करें। तो याद करने के लिए पहले उसकी रीडिंग्स आपको खुद से लगानी पड़ेगी, इसलिए घर जाकर के इनको रिवाइज करिए। जितना जितना मैं लिख करके भेज रहा हूं, जैसे सेक्शन नंबर 11 तक का मैं ऑलरेडी लिख करके आपको भेज चुका हूं, तो कम से कम 11 तक का आप साथ में लिख लें, और जो लिखा हुआ नहीं है एटलीस्ट उसको एक बार बुक से जो दिए मैंने इससे रीड करके आप लोग आए, बराबर। आज आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22, सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर। बताओ भाई ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को मेरी आवाज सुनने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? ममता, गोपाल, अक्षता, पवन, कोई समस्या तुम लोगों को? चल, तो आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22, सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर। इसको मैंने भी क्या मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट। दिख नहीं रहा क्या तुमको इंपॉर्टेंट? तुम भी इसको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर हेलो, 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 ठीक है।
हेलो 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 हेलो। ठीक है, इससे हो रहा है कुछ इशू, कर लूंगा मैं अभी मैनेज। हेलो। चलो, पीछे आवाज बराबर आ रही है, अब कोई इश्यू तो नहीं? पीछे इधर बात नहीं करना, ध्यान रखना। चलो, सेक्शन नंबर 22, सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर। रिया, इन लोगों से बात नहीं करनी, बात मत करो भाई तुम तीनों। सेक्शन नंबर 22, प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर। देखो, सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाएगी? सेफ्टी कमिटी और सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करेगी। देखो, जिस भी जगह पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, मतलब फैक्ट्री, उन फैक्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसका काम क्या होगा? गवर्नमेंट ने जितने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उस चीज को इंश्योर कौन करता है? ये सेफ्टी ऑफिसर। तो सेफ्टी ऑफिसर बताओ कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? एम्प्लॉयर। कौन अपॉइंट करता है? एम्प्लॉयर। क्यों करता है? ताकि एम्प्लॉइज की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। गवर्नमेंट ने सेफ्टी के स्टैंडर्ड बनाए हैं, वो सेफ्टी के स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं, उस चीज को कैसे इंश्योर किया जाता है? बाय सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कौन बनाता है? हर वो कंपनी, हर वो फैक्ट्री जहां कितने लोग काम करते हो, 500 या 500 से ज्यादा, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री जो हैजार्डस है, तो वहां पर वर्कर कितने? 250। अगर कोई बिल्डिंग या ज्यादा, या फिर कोई ऐसी फैक्ट्री जो हैजार्डस है, तो वहां पर वर्कर कितने? 250। अगर कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन, पीछे अक्षदा क्या समस्या है? चलो बाहर निकलो वहां से। ओम, ठीक है। तो हमने बात करी सेक्शन नंबर 22 के अंदर गवर्नमेंट बोल सकती है कि कुछ कंपनी को क्या बनानी पड़ेगी? सेफ्टी कमिटी, और उस सेफ्टी कमिटी के अंदर कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर कौन सी कंपनी को बनाना है? हर वो फैक्ट्री जहां कितने लोग काम करते हो, 500 या 500 से ज्यादा, और अगर वो हैजार्डस है तो ऐसे केस में कितने लोग हो जाएंगे? 250 या 250 से ज्यादा। और कुछ दूसरा, जैसे बिल्डिंग के केस में भी 250, माइंस के केस में कितना है? 100। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इन नंबर्स के ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वो बोलेंगे कि एक कंपनी के अंदर 300 लोग काम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर बोल रहा है कि आपने सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट क्यों नहीं किया? तो करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कितने लोगों पे अपॉइंट करना है? 500 पे। पर अगर वो बोल दे कि वो जगह हैजार्डस है, तो फिर अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि 250 से ज्यादा पे करना पड़ता है और आपके यहां कितने? 300, तो अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो, मैं बता चुका हूं वैसे पहले तुमको, कल बात कर रहा था मैं इस बारे में कि ये जो नया कोड आया है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये आया भले ही 2020 में है, नया कानून बन के आया है, पर इसके अंदर पुराने 13 कानूनों को मर्ज किया है। जो पुराने 13 लॉस थे ना, उन 13 लॉस को मर्ज करके ये कानून बनाया है। मतलब ये सारे प्रोविजंस पहले भी हुआ करते थे, बस अलग अलग एक्ट में हुआ करते थे, अब उनको क्या कर दिया है? एक एक्ट के अंदर मर्ज कर दिया है। तो मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुराने वाले एक्ट में इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा है, सेफ्टी ऑफिसर वाला क्वेश्चन फैक्ट्रीज एक्ट में जब हुआ करता था तो वहां पर भी पूछा गया है। तो यहां पर भी चांसेस है कि वो उसी को वापस से रिपीट करें, नया ना पूछते हुए। इसलिए जो जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं उनको याद करने की कोशिश करनी है। तो एक फैक्ट्री मान लो जहां पर 600 लोग काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा और सेफ्टी कमिटी भी बनानी पड़ेगी। फिर चालू हुआ सेक्शन नंबर 23, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे? हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को मेंटेन करके रखे अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी स्टैब्लिशमेंट के अंदर। स्वास्थ्य, सुरक्षा और एक अच्छा काम करने वाला माहौल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन इन द स्टैब्लिशमेंट। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अब देखो स्पेसिफिक बात क्या बोली है? जिस जगह पर लोग काम कर रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए?
साफ सुथरी होनी चाहिए। मेंटेन हाइजीन इन द वर्क प्लेस, सफाई होनी चाहिए, मतलब कोई भी धूल धमासा वहां पर नहीं होना चाहिए। वेस्ट अक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, जो गंद निकल रही है उसको इकट्ठा वहां पर नहीं होने देना है, उसकी साफ सफाई आपको समय समय पर करवानी है। इसके अलावा वेंटिलेशन एंड क्लाइमेट का आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्या हो, जहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहां का टेम्परेचर ठीक हो और वहां पर ह्यूमिडिटी जैसी समस्या ना हो, मतलब एग्जॉस्ट फैन हो, एसी हो, कूलर हो, ताकि एम्प्लॉइज को काम करने में समस्या नहीं आए। इससे हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। किसका ध्यान रख रहे हैं? हेल्थ का। हेल्थ का ध्यान रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एम्प्लॉयर की। पता है क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 43 में लिखा है कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ एंड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड कर रही है? बाय मेकिंग अ कोड। गवर्नमेंट ने कोड बनाया और कोड के अंदर सेक्शन इंसर्ट कर दिया। इसके अलावा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जिस जगह पर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम डस्ट, फ्री फ्रॉम नॉक्शियस। नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, मतलब जहरीली गैसेस वहां पर कुछ भी नहीं होनी चाहिए, कोई इंप्योरिटी वहां पर नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत ज्यादा धूल धमासा होता है या फिर कोई केमिकल लीक होता है, तो ऐसे केस में आपको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार एयर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ताकि वहां का एनवायरमेंट कैसा हो? पॉल्यूशन फ्री हो और लोगों की हेल्थ और सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग का ध्यान रखना है, दैट एडिक्वेट ह्यूमिडिफिकेशन, वेंटिलेशन एंड कूलिंग कहां पर रहे? वर्क रूम के अंदर। हालांकि यही पॉइंट यहां पर भी इन्होंने दिया था। ड्रिंकिंग वाटर, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं कि आपको एस्टेब्लिशमेंट में क्या करना पड़ेगा, लोगों को पीने का पानी मौजूद करवाना पड़ेगा। प्रोवाइड सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर। ओवर क्राउडिंग, ध्यान रखा जाए कि जहां पर लोग बैठ रहे हैं वहां पर क्या हो? सफिशिएंट स्पेस। पता चल रहा है एक छोटा सा कमरा बना दिया और उसके अंदर 50 लोगों से काम करवा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। जगह ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, सबके पास एक सुटेबल वर्क स्टेशन जो है अवेलेबल होना चाहिए। लाइटनिंग, अंधेरे में काम नहीं करवाना है, अंधेरे का काम अच्छा नहीं, कोई भी डार्क एरिया नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए कहां पर? वर्क प्लेस के अंदर। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जो किसी वेयर हाउस के अंदर काम कर रहा है, तो उस वेयर हाउस में भी क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट लाइटनिंग होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर नेचुरल लाइट नहीं आ रही, वहां पर एम्प्लॉयर का काम है कि वो क्या करे? एडिक्वेट लाइटिंग प्रोवाइड करे। और लास्ट में क्या करे भाई? सैनिटरी फैसिलिटीज, मतलब वॉशरूम्स जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। और देखो क्या लिख रहे हैं, अलग अलग वॉशरूम होने चाहिए मेल और फीमेल्स के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने इसके अंदर इंसर्ट करी है। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अभी ये जो चैप्टर आया है ना 16 अमेंडमेंट के बाद, ये जो पोर्शन मैंने आपको 5 से 7 मिनट में पढ़ा दिया है, पिछली बैच तक ये पढ़ाने में मुझे 2 दिन लगते थे। पता है क्यों? क्योंकि इन सबकी डिटेल थी। उन्होंने लिख रखा था कि वॉल को पेंट करना है साल में 4 बार, और एग्जाम में पूछते थे। मतलब ये जो है ना मेजर्स, ये सारे मेजर्स पहले डिटेल में दिया करते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा काम है। फिर आ गई बात किसके बारे में? वेलफेयर। बताओ ये किस बारे में था? हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन। जहां पर वो काम कर रहे हैं वो माहौल अच्छा हो, वो सुरक्षित हो और वहां पर उनकी हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। अब अपन बात कर रहे हैं किसके? वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कंफर्ट प्लस हेल्थ प्लस डिसेंट फैसिलिटी। कल्याण, हिंदी में क्या बोलते हैं वेलफेयर को? कल्याण। वर्कर्स के कल्याण के लिए, उनको अच्छा फील करवाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे भाई? उनको कपड़े धोने की जगह दे दो, उससे वो खुश हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं भाई कि एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखो, एडिक्वेट एंड सेपरेट फॉर द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वॉशिंग फैसिलिटी। अरे वॉशिंग फैसिलिटी का मतलब है बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है, ऐसे काम होते हैं जहां पर वर्कर को वापस से नहाना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है। तो ऐसे केस में वहां पर क्या है? प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। उनके हाथ धोने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए साबुन वाबुन अवेलेबल करवा दो। ये सब छोटा मोटा वहां पर देख लो। इसके अलावा बाथिंग एंड लॉकर रूम्स, क्या बोल रहे हैं? सेपरेट फैसिलिटी फॉर द मेल फीमेल। क्या देना है अपने को? बाथिंग रूम और लॉकर रूम देना है। देखो क्या आपने सुना है, सुनो इधर। ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती है जहां पर एम्प्लॉइज घर से कुछ दूसरे कपड़े पहन के जाता है और फिर जब काम करता है तो वहां पर दूसरे कपड़े पहनता है। तो वो जो घर से कपड़े पहन करके आया है उसे रखने की व्यवस्था, अगर उसके पास कोई दूसरा सामान है तो वो सामान को लॉकर में रखने की व्यवस्था, ये भी कौन प्रोवाइड करवाएगा? कौन प्रोवाइड करवाएगा? एम्प्लॉयर। कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग फॉर द एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू, बात मत करो,
सिटिंग फॉर द एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू वर्क इन द स्टैंडिंग पोजीशन, जो एम्प्लॉइज खड़े रह करके अपना काम कर रहे हैं, अगर उनका काम उन्हें अलाउ करता है थोड़ी देर बैठना, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उनके बैठने के अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। जैसे यहां पर देखो हम लोगों के लिए चेयर देके रखिए कि भाई पूरे दिन पढ़ा रहे हो ना, बीच में जब ये लोग रीडिंग करे उस समय पर क्या करो, बैठ जाओ। तो इस तरह की सुविधा वहां पर उन्होंने दे करके रखी। मैं नहीं बैठ रहा। कैंटीन फैसिलिटी, इसके अलावा क्या बोला, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सुनो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्या करे, कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करे। कैंटीन का मतलब क्या होता है, जहां पर खाना एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा, मिनिमल कॉस्ट पे, कम कॉस्ट पे खाना भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा प्री एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियोडिक मेडिकल चेकअप फॉर द माइन वर्कर, माइन में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप भी अरेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट एड फैसिलिटी आपके यहां पर होनी चाहिए, और कुछ दूसरे वेलफेयर मेजर्स भी आपको पूरे करने पड़ेंगे। यहां पर हालांकि उन्होंने लिखा अदर वेलफेयर, और ये रहे अदर वेलफेयर मेजर्स। आपको बनाना पड़ेगा एक क्या, एम्बुलेंस रूम। एम्बुलेंस रूम का मतलब है एक छोटा सा क्लिनिक टाइप आपको कहां बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बीमार होता है, कोई एम्प्लॉय चोटिल हो जाता है, जैसे फैक्ट्री में काम कर रहा है और किसी मशीन में उसका हाथ आ गया, उसका हाथ खराब हो गया, तो ऐसे केस में वहां पर क्या होना चाहिए, उसको मेडिकल फैसिलिटी हाथों हाथ ही मिल जानी चाहिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां कितने लोग काम कर रहे हैं, 500 या 500 से ज्यादा, वहां पर क्या होना चाहिए, एम्बुलेंस रूम होना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर क्या होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी एट द ऑपरेटिंग सेंटर एंड द हॉल्टिंग स्टेशन। हॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, रुकने वाली जगह। हॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, रुकने वाली जगह। जैसे आप एक माइन में काम कर रहे हैं और वो माइन 20 किलोमीटर की है, तो हो सकता है 5 किलोमीटर के बाद वहां पर क्या दिया हो, एक हॉल्टिंग स्टेशन जहां पर आप आराम कर सकते हो। तो वो जो हॉल्टिंग स्टेशन है वहां पर भी क्या होनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, कि अगर वो चोटिल हो जाए तो उस समय पर उसे मेडिकल फैसिलिटी वहां पर मिल पाए। इसके अलावा आपको शेल्टर रूम और लंच रूम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ऐसी जगह जहां पर 50 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर आपको अलग से क्या बनाना पड़ता है, लंच रूम। देखो, लंच रूम और कैंटीन में अलग अलग बातें। कैंटीन का मतलब तो एम्प्लॉयर को खाना भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा। लंच रूम का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप उन्हें एक अलग से जगह प्रोवाइड करते हैं जहां पर वो अपने साथ लाया हुआ खाना खा सके। तो एक सेपरेट जगह भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मार्क करना, ऐसी वो जगह जहां पर 250 या 250 से ज्यादा लोग काम करते हो, उन्हें क्या अपॉइंट करना पड़ता है, वेलफेयर ऑफिसर्स। नंबर्स का ध्यान रखा जाए, ये नंबर्स एग्जाम में आते हैं, अभी भी आए थे दिसंबर की एग्जाम में। साथ ही साथ टेम्परेरी अकोमोडेशन, अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं तो उनको आपको क्या देना पड़ेगा, फ्री टेम्परेरी हाउसिंग नियर द वर्क साइट। जैसे जो मेट्रो का काम चल रहा है, तो मेट्रो के जो काम कर रहे हैं ये लोग वहां सोते भी वहीं पे जहां मेट्रो बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर ने उनके वहीं पर क्या कर रखा है, अकोमोडेशन की व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि काम कैसा है, चलता चला जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं इसमें, तो टेम्परेरी हाउसिंग उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एम्प्लॉई ने कोई खर्चा किया है तो एम्प्लॉयर उसे क्या करेगा, रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, वापस से पैसा दे देना, कि भाई खर्चा तुमको करना था 100 रुपए का, पर तुम उस समय अवेलेबल नहीं थे तो मैंने कर दिया, तो अब तुम मुझे वो 100 रुपए वापस दे दो। तो अगर एम्प्लॉय ने कोई खर्चा किया है तो उसका रीइंबर्समेंट वापस से किया जाएगा। एंड दिस इज अगेन अ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट वन, जो वेलफेयर मेजर आता है, क्रैश। बताओ क्रैश मतलब क्या होता है, यस बराबर। क्रैश फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जब विमेन्स पोस्ट डिलीवरी वापस से काम करने के लिए आती है, तो कुछ समय तक अपने बालक को भी साथ में लेकर के आती है। अब बालक साथ में आएगा तो काम करने देगा क्या, नहीं, तो उसे क्या रख दिया जाता है, एक सेपरेट रूम में रख दिया जाता है। तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 50 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक बनाना पड़ता है क्रैश फैसिलिटी, जो 6 साल से कम के बालकों के लिए सुटेबल रहे। मतलब लाइट रहे, खिलौने रहे, वहां पर कोई अटेंडेंट रहे जो उस बच्चे का ध्यान रखे। किस समय पर, जब महिला काम कर रही है उस समय पर। लोकेटेड एट द कन्वीनियंट डिस्टेंस, पता चल रहा है क्रैश रूम बना दिया अपन ने 20 किलोमीटर, चलेगा क्या इतनी दूर, नहीं, पास में होना चाहिए जहां वो दौड़ी दौड़ी जा सके। कैन बी सेपरेट फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर और इट कैन बी द कॉमन फैसिलिटी। बराबर, कोई समस्या यहां तक, तो एक बार रीड करो सेक्शन नंबर 22 से लेकर के यहां तक का। ध्यान रखना, ये जो पोर्शन पढ़ा रहा हूं ये सारा एग्जाम में आता है, याद करना पड़ेगा।
डेली एंड वीकली वर्किंग आवर्स एंड लीव। एक आदमी कितना काम करेगा आखिरकार, वो भी इन्होंने कोड के अंदर लिख दिया। तो भाई एक आदमी कितना काम करेगा, 8 घंटे। कितना काम करेगा, 8 घंटे। 8 घंटे साल भर का नहीं, 8 घंटे एक दिन का। कितना काम करेगा एक दिन में, 8 घंटा। मैक्सिमम 8 आवर्स पर डे। और बीच में जो घूमने फिरने आप जा रहे हो, चाय पीने जा रहे हो, वो समय भी 8 घंटे में इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का लंच ब्रेक या 15 मिनट्स का टी ब्रेक जो आप लोगों को मिलता है, वो भी 8 आवर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। बराबर बात। कुछ स्पेशल प्रोविजंस है। जो लोग माइंस में काम कर रहे हैं, माइंस वाले लोग कहां काम कर रहे हैं, जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड लोग जो काम कर रहे हैं उनके बारे में। तो बिलो ग्राउंड वर्क जो लोग कर रहे हैं, वो कितना काम करेंगे ग्राउंड के नीचे, वो अपने को बताया नहीं। वो बोला कि गवर्नमेंट बताएगी, तुमको उसकी कोई जरूरत नहीं। ये वाला पढ़ो, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर मतलब ये जो लोग ट्रक चलाते हैं ना, इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये लोग जिस समय पर गाड़ी चलाएंगे, रनिंग टाइम ऑफ द व्हीकल, उसे माना जाएगा कि लोग काम ही कर रहे हैं, मस्ती नहीं। ठीक है, तो रनिंग टाइम ऑफ अ व्हीकल, वर्किंग आवर्स टू इंक्लूड द रनिंग टाइम ऑफ व्हीकल। वो लोग जो बीच में अकाउंट्स बना रहे हैं, टिकट विकेट चेक कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, माना जाएगा कि वो भी काम का ही काम है। मतलब 8 आवर्स में उस सब चीज को इंक्लूड किया जाएगा। आई बात समझ में? पागल जैसी बात लिखी हुई है, समझने वाली बात है, पर ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जर्नलिस्ट, पत्रकार लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग कितना काम करेंगे, मैक्सिमम 144 आवर्स इन 4 कंसेक्यूटिव वीक्स। देखो क्या होता है ना कि ये वाला काम समय देख के नहीं किया जाता है, जर्नलिस्ट वाला रात में भी काम करना पड़ता है, कभी कभी सलंग 7-7, 8-8, 9-9 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो इनमें डेली का बताने की बजाय उन्होंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम 144 आवर्स इन द 4 कंसेक्यूटिव वीक्स। 4 लगातार सप्ताह में आप कितना काम कर सकते हो, 144 घंटे काम कर सकते हो। और बीच में आपको कितना समय दिया जाएगा, मिनिमम 24 आवर्स का कंटिन्यूअस रेस्ट दिया जाएगा 7 दिनों के अंदर। बराबर बात। अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग। हाँ क्या ये वापस बोलूं, ये वाला वेटिंग टाइम एट द टर्मिनल। अरे कभी कभी रुकना भी पड़ता है ना, बस रुकी नहीं रहती तुम्हारे इंतजार में, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो समय पे बस रुकी हुई है उसे भी 8 घंटे में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लीव इंटाइटलमेंट्स, छुट्टी वुट्टी का क्या सीन है एक बार वो भी देख लो। देखो भाई, 11 दिन काम करोगे तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। क्या बोला, 11 दिन काम करने पर 1 छुट्टी आपको मिलेगी। 1 लीव टू अक्रू फॉर एवरी 11 डेज वर्किंग। और अगर आपने वो छुट्टी नहीं ली तो कोई बात नहीं, क्या कर लेना, उसका पैसा ले जाना। हम तो तुमको हर 11 दिन करने पे, काम करने पे क्या करेंगे, 1 छुट्टी देंगे। तुमको वो छुट्टी चाहिए तो छुट्टी ले लो, छुट्टी नहीं चाहिए तो क्या कर लो, 100% फुल वेजेस आपको उसके लिए मिल जाएंगे। दूसरा, ये तो ऑन लीव थी जो आपने कमाई है, काम करके 11 दिन काम करने में छुट्टी बनती है अपनी। दूसरा मेडिकल लीव, कि बीमार भी तो हो गए कभी, तो हर 18 दिन काम करने पे 1 बार बीमार होना अलाउड है। क्या बोल रहे हैं, 18 दिन काम करोगे तो 1 मेडिकल लीव मिलेगी। और अगर बीमार नहीं हुए तो मेडिकल लीव का तुमको आधा पैसा मिलेगा, पूरा नहीं। कितना मिलेगा, आधा, हाफ वेजेस आपको उसके लिए मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट करवाना। क्या बोलते हैं उसे, लीव इनकैशमेंट। अरे बोलो, वर्ड बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं, लीव इनकैशमेंट। कि जो लीव तुमको मिली है या तो लीव ले लो, अगर वो नहीं चाहिए तो उसके बदले में पैसा ले लो, लीव इनकैशमेंट। तो ऑन लीव के केस में तो 100% मिलता है, मेडिकल लीव के केस में उन्होंने क्या बोला कि भाई पूरा पैसा तो नहीं ले पाएंगे, बीमारी हो जाती है, इससे अच्छा 50% पैसा इसका ले लो। और ये जो तुमने लीव्स ली है, इसको तुम क्या कर सकते हो, अक्यूमुलेट। अक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना, आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना हो तो तुम इसे कर सकते हो, और तुम्हारी इच्छा हो तो इसके बदले में पैसा ले लो। जब तुम रिटायर होंगे या जब तुमको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा तो तुम इस छुट्टी का क्या कर सकते हो, पैसा, कैश कंपनसेशन ले सकते हो। या जब तुम्हारी मौत हो जाएगी तो तुम्हारे किसी लीगल हायर को हम क्या कर देंगे, इन छुट्टियों का पैसा दे देंगे। या तो छुट्टी लेकर के मरो, नहीं ले पाए तो फिर लीगल हायर्स को पैसा दे दिया जाएगा। एडोलेसेंट, सुनो इधर, एडोलेसेंट का मतलब जरा बताओ मुझे, क्या बात है यार, 14 से 18 साल वाला, उसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कितना काम करेगा, कितनी छुट्टी मिलेगी, ये सब ऑलरेडी अपन लोग पढ़ चुके। कौन से एक्ट के अंदर, चाइल्ड एंड लेबर, एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, ये हो चुका है अपना, ध्यान है आप लोगों को, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। बताओ इसका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, 7 और 8 के अंदर इस वाले प्रोविजन अपन ने पर क्लास में पढ़े थे।
अच्छा सेक्शन था बेचारा, खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 26 वीकली, यस। लीव इंटाइटलमेंट समझ में नहीं आया, वापस से बात नहीं, अब जो बात करेगा उससे पूछूंगा। लीव इंटाइटलमेंट का मतलब क्या है कि जब तुम काम करते हो तो तुमको उसको वहां पर छुट्टियां मिलती है। क्या मिलती है? छुट्टी। छुट्टी का पैमाना क्या बोल रहे हैं? हर 11 दिन काम करने पे तुम एक छुट्टी कमाते हो। 11 दिन काम करो एक छुट्टी, अगले दिन 11 दिन काम करो एक छुट्टी, ऐसे करके आपको छुट्टियां मिलेगी। जो छुट्टी मिलती है या तो तुम उसकी लीव ले लो, तुमको कहीं जाना है, घर पे रुकना है, काम करने मत आओ, तुम्हारे पैसे कटेंगे क्या? नहीं, लीव उन्होंने नहीं दी है तो इसके कोई पैसे नहीं कटेंगे। पर अगर तुमको तो लीव लेना ही नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा घर पे, तुम तो काम करने रोज आ रहे हो, तो क्या करो? उस लीव के बदले में पैसा ले लो, उसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। ये तो हुआ पहला अर्न लीव। अर्न लीव कब होती है? जब आपने वो लीव को कमाया हो। कमाया कैसे जाता है? काम करके। आपने 11 दिन काम किया तो एक लीव कमाई, वो चाहो तो इनकैश करवा लो, चाहो तो लीव एंजॉय कर लो। दूसरी होती है मेडिकल लीव, क्योंकि काम करोगे तो बीमार भी होगे। हर 18 दिन में एक बार बीमार होना अलाउड है, एक छुट्टी हम तुमको दे देंगे। ठीक, तुम बीमार हुए तो अच्छी बात है, नहीं बीमार हुए तो क्या करो? वो मेडिकल लीव का 50% पैसा ले लो। ये जितनी भी छुट्टियां हैं, ये सारी छुट्टियों को क्या किया जा सकता है? अक्यूमुलेट किया जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, इनकैश करवाया जा सकता है। बालक के केस में और एडोलेसेंट के केस में छुट्टी कितनी मिलेगी, पैसा कितना मिलेगा, वो चाइल्ड एंड लेबर एडोलेसेंट एक्ट के अंदर अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस इतनी सी बात थी यहां पर। अब आया क्लियर यहां तक की बात? ठीक। दूसरा, वीकली एंड कंपनसेटरी हॉलीडे। वीकली हॉलीडे की बात भी यहां पर उन्होंने की है। क्या बोल रहे हैं कि भाई काम वाम करोगे तो तुमको क्या मिलेगी? छुट्टी। हर 6 दिन काम करने के बाद एक छुट्टी, जिसे हम लोग संडे के नाम से जानते। क्या बोल रहे हैं? नो वर्कर शेल वर्क फॉर मोर देन 6 days इन अ वीक। 6 दिन लगातार काम कर सकते हो, 7 दिन नहीं कर सकते। पहले एक दिन की क्या मिलेगी तुमको? छुट्टी। एक्ट में कहीं पर भी संडे वर्ड लिखा हुआ नहीं है। जरूरी नहीं है छुट्टी संडे को मिले, कभी भी मिल सकती है। 6 दिन लगातार काम करने के बाद एक दिन हो सकता है। हमारे यहां पर जैसे जो ये होते हैं मूवी थिएटर्स वगैरह होते हैं, ये लोग संडे को छुट्टी नहीं देते अपने एम्प्लॉइज को, ये लोग छुट्टी देते हैं वेडनेसडे या ट्यूसडे के दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन थिएटर में लोग कम आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले मंडे से मंडे काम करवा लो, फिर ट्यूसडे को छुट्टी दे दो, फिर वेडनेसडे से इतना काम करवा लो और फिर छुट्टी दे दो। तो एक छुट्टी होनी चाहिए 6 दिन काम करने के बाद। ध्यान रखना है, ये वाली छुट्टी आगे कोई कैरी फॉरवर्ड वेरी फॉरवर्ड नहीं होती। नो वर्कर शेल वर्क फॉर मोर देन 6 days इन अ वीक। एटलीस्ट 1 day हॉलीडे मस्ट बी प्रोवाइडेड। कहीं पर भी संडे नाम का वर्ड देखने को नहीं मिला। ऐसा हम मानते हैं कि संडे संडे है, बट एक्चुअली में संडे संडे नहीं। एम्प्लॉयर मे रिक्वायर वर्क ऑन वीकली हॉलीडे टू सर्विस डिस्ट्रप्शन। क्या हो सकता है भाई? कभी कभी मोटर ट्रांसपोर्ट के केस में क्या हो सकता है कि वीकली हॉलीडे नहीं दी जा सकती। जैसे जो लोग ट्रक चला रहे हैं, अब ट्रक वाला ये थोड़ी बोल सकते हैं आज संडे आज नहीं चलाऊंगा, अरे पहुंचना तो पड़ेगा ना जहां पर जाना था। तो ऐसे केस में हो सकता है कि उनसे कंटिन्यूस काम करवाया जाए, तो भी कंटिन्यूस मैक्सिमम कितना करवाया जा सकता है? 10 दिन से ज्यादा कंटिन्यूस काम नहीं करवाया जा सकता। वैसे बताओ मुझे, ये जो 10 दिन काम करेगा, ये 6 दिन काम करेगा, ये कितने समय काम कर रहा है? 8 घंटे, 8 आवर से ज्यादा काम नहीं कर रहा। उस बात को ध्यान अपने को रखना है। गवर्नमेंट चाहे तो किसी का भी संडे खराब कर सकती है, बोल सकती है कि कभी कभी आपको संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी। इफ वीकली हॉलीडे इज नॉट गिवन, वर्कर मस्ट गेट द कंपनसेटरी हॉलीडे। अरे ऐसा हो सकता है कि कोई सा पीक सीजन चल रहा हो और मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि इस महीने में किसी संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी। अब संडे की छुट्टी नहीं मिलेगी मतलब इस महीने के 4 संडे खराब हो गए, तो कोई बात नहीं, अगले महीने 4 छुट्टियां तुमको ऐसे ही दे दूंगा। उसे क्या बोलते हैं? कंपनसेटरी हॉलीडे। और ये कंपनसेटरी हॉलीडे किस दिन देना है आपको? या तो सेम महीने में या फिर अगले 2 महीने के अंदर अंदर। आई क्या बात समझ में? ध्यान रखना, ये सारे प्रैक्टिकल रूल्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, इसी के हिसाब से दुनिया पूरी चल रही है। हाँ या ना? बराबर बात है क्या? क्लियर? देखो ये क्यों पढ़ा रहे हैं? सब्जेक्ट का नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। कल को चल के तुम्हारे पास में कोई आया और बोला कि मैं एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूं, और वो बोलेगा कि मैं लोगों से 20-20 दिन सलन काम करवाऊंगा, तो तुम मना कर दोगे कि ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है? 6 दिन से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। ये वो रीजन है जिसकी वजह से अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। कि बिजनेस सेटअप करते वक्त या इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त आप लोगों को एडवाइस दे पाए, आप लोगों को राय दे पाए कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। हाँ या ना? बराबर बात। सेक्शन नंबर 27, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर द ओवर टाइम। अरे ज्यादा काम अगर तुम मुझसे करवाओगे तो फिर मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। काम कितना करूंगा मैं दिन का? 8 घंटे। तुम चाहते हो कि मैं कितना काम करूं? 10, तो पैसा कितना लूंगा मैं तुमसे? एक्स्ट्रा।
2 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा। और तुम्हें पता है ओवर टाइम का वेजेस मिलता है डबल रेट से। किस रेट से मिलता है? डबल। बताता हूं, अभी एग्जांपल से बताता हूं। इफ अ वर्कर वर्क बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड डेली और वीकली आवर्स, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड आवर्स से ज्यादा काम करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड आवर्स कितने भैया? 8 घंटे, और सामने वाला मुझसे काम करवा रहा है बिलो की तरह कितना? 10 घंटे, तो वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ना अपने को। तो वेजेस टू बी पेड एट द ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। मैंने बोला भाई एक दिन काम करूंगा तुम्हारे यहां पर, तो तुम मुझे कितना पैसा दोगे? तो सामने वाले ने बोला 800 रुपए। क्या एक दिन का मतलब वो मुझसे 24 घंटे सलंग काम करवाएगा क्या? नहीं। कितना करवाएगा? 8 घंटे। 8 घंटे अगर वो काम करवा रहा है और मुझे पैसा दे रहा है 800, तो 1 घंटे का कितना पैसा दे रहा है? 100। वो बोल रहा है कि नहीं तुम्हें मेरे यहां पर काम करना पड़ेगा 10 घंटे। तो मैंने बोला ठीक है, 800 रुपए तो तुम काई के दे दो मुझे, 8 घंटे के। एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करवा रहे हो, उसके तुम मुझे कितने पैसे दो? 400 रुपए। और टोटल वेज कितना मिलेगा मुझे? 1200। वेजेस टू बी पेड एट द ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। जो ऑर्डिनरी वेज है उसका डबल देना पड़ता है जब आप एक्स्ट्रा काम करवाते हैं तब। हाँ या ना? कोई भारी बात इसके अंदर? बोलू बोलू, क्लियर यहां तक की बात? ठीक है, फालतू बात। ओवर टाइम देखो भाई, ऐसा जबरदस्ती नहीं है यार कि तुम ओवर टाइम करवा के मुझे 2 गुना पैसा देके 3 गुना पैसा देके खरीद लोगे। जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक ओवर टाइम काम नहीं करूंगा। ओवर टाइम वर्क रिक्वायर कंसेंट ऑफ द वर्कर। जब तक वो हाँ नहीं कर देता तब तक आप उससे ज्यादा काम, एम्प्लॉयर कैन नॉट फोर्स, जबरदस्ती उससे ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता। नाइट शिफ्ट क्या रातों में भी काम करवाया जा सकता है? यस, बिल्कुल करवाया जा सकता है। सेक्शन 28 प्रोवाइड फॉर द स्पेशल रूल फॉर द वर्कर हु शिफ्ट एक्सटेंड बियॉन्ड द मिडनाइट। 12 बजे के बाद में भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कैलकुलेशन किस तरीके से होगा वो इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। मैं चाहता हूं पहले पढ़ो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ये सेक्शन को पढ़ना आसान होगा। इफ अ वर्कर वर्क फॉर 8 PM टू 4 AM, रात को 8 से लेकर के सुबह 4 तक काम कर रहा है, तो उसका दिन 12 बजे रात को खत्म नहीं होगा। अपन क्या मानेंगे उसका दिन का खत्म हो रहा है 4 बजे। द वर्क डन आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट मतलब 12 बजे के बाद जो उसने 4 बजे तक रात को काम किया, विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस डे, उसे प्रीवियस डे ही माना जाएगा। एंड द 24 आवर रेस्ट पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 4 AM, और 4 AM से नई शिफ्ट को स्टार्ट किया, नया दिन स्टार्ट किया जाएगा। तो जो लोग रात में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, उनका डे कैलकुलेशन कैसे होगा वो इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ था। hours worked after midnight are counted as a part of the previous day work. The next day is counted from the end of the shift, not from the midnight. रात को 12 बजे उनका दिन खत्म नहीं होगा, जब उनकी शिफ्ट खत्म होगी तब से अगला दिन चालू होगा। कोई भारी बात इसके अंदर नहीं। चलो एक काम करो, यहां तक रीड कर लो, पहले 28 तक एक बार रीड करो।
ये रहा सेक्शन नंबर 29, प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। दो शिफ्ट वाले लोगों को एक साथ काम नहीं करवाया जाएगा, ऐसा कुछ इसके अंदर बोल रहे हैं। देखो एग्जाम्पल देखो इसको तो थोड़ा सा समझ में आएगा। इन अ फैक्ट्री टू ग्रुप ऑफ वर्कर कैन नॉट ऑपरेट द सेम मशीन एट द सेम टाइम, हाउएवर द गवर्नमेंट में अलाउ ओवरलैपिंग। ये तो फालतू बात हो गई। देखो क्या बोल रहे हैं, अरे सुनो इधर, पीछे बात नहीं, एग्जाम्पल से समझना तो बात अच्छे से समझ में आएगी। आपके यहां पर एक मशीन है और मशीन ऐसी है जिसे हम 24 आवर्स चलाते, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, तो हम मशीन कैसे चलाते हैं 24 आवर्स। अब 24 आवर्स तक काम करवा सकते हो क्या आदमी से आप? वो तो कितने घंटे काम करेगा? 8। मतलब आपको कितने लोग चाहिए वहां पर? 3 शिफ्ट लगेगी। अगर एक मशीन को चलाने में एक समय पर 10 लोग चाहिए आपको, तो टोटल 30 पीपल्स विल बी रिक्वायर्ड, हाँ या ना? तो 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करवाया जाएगा। तो अगर एक शिफ्ट आ रही है 9 बजे से लेकर के दिन की 1 बजे तक, तो दूसरी चालू कब होगी? 1 बजे के बाद। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 9 से 1 की शिफ्ट चल रही है और इसी मशीन के ऊपर 10 बजे भी आपने एक और शिफ्ट चालू कर दी। ये करना अलाउड नहीं, ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। आई क्या बात समझ में? हालांकि गवर्नमेंट से पूछ करके ओवरलैपिंग कुछ कुछ केसेस में अलाउ कर दिया जाता है। आया ही नहीं समझ में? वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे टाटा स्टील है, ठीक है, अब ये इन लोगों के प्लांट जो है ना बड़े बड़े, जैसे इंदौर में भी टाटा स्टील का प्लांट है, सांवेर रोड पर, अगर आपने कभी देखा हो तो, ठीक है। अब ये जो प्लांट है ना, ऐसा नहीं होता है नॉर्मल जैसे कोचिंग के सुबह 8 बजे चालू होती है, रात को 8 बजे बंद हो जाती है, 12 घंटे फिर कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है, वो फैक्ट्रीज 24 आवर्स चलती है। हाँ, अब 24 आवर्स तक सेम आदमी तो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि एक आदमी कितने समय काम करेगा? 8 घंटे। अब आपको करवाना है 24 घंटे, तो 24 डिवाइडेड बाय 8 मतलब कितनी शिफ्ट लगानी पड़ेगी आपको? 3 शिफ्ट लगानी पड़ेगी। तो ये तीनों शिफ्ट अलग अलग समय पर लगनी चाहिए, ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए। मतलब कोई भी सेम मशीन के ऊपर सेम वर्कर, अलग अलग शिफ्ट वाले वर्कर्स काम नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है यहां पर, नो ओवरलैपिंग ऑफ द शिफ्ट अलाउड, ओनली वन रिले, रिले का मतलब एक ग्रुप, मतलब शिफ्ट ऑफ द वर्कर शुड परफॉर्म द सेम वर्क एट अ टाइम। एक समय पर एक काम एक ही शिफ्ट के वर्कर करेंगे, आप अलग से उस समय पर काम नहीं करवा सकते। हालांकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कभी कभी अलाउ कर सकती है। ऐसा कभी भी गवर्नमेंट माइंस के केस में अलाउड नहीं करेगी, माइन के केस में कोई एग्जम्पशन अलाउड नहीं है। आई क्या बात समझ में? थोड़ी बहुत 29 के बारे में आई बात समझ में? वापस बोलता हूं, सेक्शन नंबर 29 ये बोलता है कि अगर ऐसी मशीन है, ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको अलग अलग शिफ्ट्स में काम करवाना है, तो वो सारे शिफ्ट को रिले भी बोलते हैं, वो सारे रिले अलग अलग समय पर होने चाहिए, एक समय पर नहीं हो सकते। उनमें कोई भी ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर वर्क का जो टाइम है वो नहीं आना चाहिए। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, 9 से 1 वाले वर्कर की अगर एक शिफ्ट चल रही है, तो दूसरी शिफ्ट 10 से 2 बजे तक नहीं चल सकती। दूसरी शिफ्ट कब चालू होगी? 2 बजे, और जो कब खत्म होगी? 8। जरूर नहीं 2, आप इसको एक ही कर लो भले ही, कोई समस्या नहीं, पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर है अब बात? बोलो हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? पक्का? वैसे अभी टेस्ट कौन सी बैच में आ रहा है? 24 तारीख को बैच में टेस्ट है ना तुम लोगों का? अरे एसबीआई का पूछ रहा हूं मैं। ओके, चैप्टर्स पता है तुम लोगों को, ग्रुप पे भेज चुका था मैं, पर सो रहे हो तुम लोग, कभी तो बता देता हूं। 4 चैप्टर कम दिए हैं मैंने, मेरी पूरी इच्छा थी चैप्टर नंबर 16 देने की, मैंने रोका है अपने आप को कि नहीं दे रहा हूं। 4 चैप्टर जो मैं टेस्ट में पूछ रहा हूं, चैप्टर नंबर 14, फिर वो चैप्टर का नंबर मुझे ध्यान नहीं है, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट, पॉश, और एक और कौन सा है? अप्रेंटिस। अरे 5-5 मिनट के चैप्टर नहीं है ये। हाँ है, क्या कर रहे हो? छोटे छोटे से तो चैप्टर है ये, 2 पेज का चैप्टर है ये, 2 पेज का, ये एक ही का है, 2 का भी नहीं, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट। तो पॉश 3 पेज का है और अप्रेंटिस 1 पेज का, 4 तो देने। अरे मैं क्वेश्चन ही नहीं बना पा रहा था भाई, कितने क्वेश्चन बनाऊं कैसे इसमें से? तो ये 4 चैप्टर्स का टेस्ट है एआईआर बैच में, बता चुका हूं। और तुम लोगों का टेस्ट कितनी तारीख को आ रहा है भाई एसबीआईएल का? नहीं पता, मैं बताता हूं, बताओ अभी कौन सा टेस्ट आ रहा है तुम्हारा? जेआईजीएल, एफएम का हो गया ना? एफएम का कब है? कैंसल। जेआईजीएल का कब है? 25। मैंने तो 21 तारीख देखी ग्रुप पर, 21 का मैसेज आया ना? तुम्हारा पक्का 25 तारीख को ही टेस्ट, अभी 25 तक कोई टेस्ट नहीं।
अरे झूठ बोल रहे हो। अगर सही में 25 को होगा तो मैं ले लूंगा उसके पहले। तो 25 में बहुत समय है अभी। परसों परसों वीकली टेस्ट मैं बताता हूं ना। पॉश पॉश का एक ही। सुनो इधर, सुनो इधर, सुनो इधर, बात नहीं। जो एआईआर बैच है उनका तो ऑलरेडी ये वाला टेस्ट है ही सही। जो बचे हुए बच्चे हैं जून 26 वाले, उन लोगों का 22 तारीख के दिन वीकली टेस्ट है एसबीआईएल का, और उसके अंदर आ रहा है 22 को संडे है क्या? ठीक है, ये लो ये लो 21। अरे कल, हाँ 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 कल, कल ये होगा वही। होगा वही। तुम कितना ही रोना गाना कर लो, टेस्ट तो पक्का लेके रहूंगा। कल की क्लास कौन सी? कल मैं, अच्छा बताया नहीं, कल मैं क्लास भी ज्यादा ले रहा हूं। कल मेरी 4:30 तक क्लास है आप लोगों की। क्यों नहीं आ रहे? 4:30 तक क्लासेस है आप कल, क्योंकि कंपनी लॉ की क्लास नहीं है ना आप लोगों की, विराट सर छुट्टी पे। तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा विराट सर की क्लास के टाइम पे। एसबीआईएल की जो क्लास चल रही है वो 2:30 से 4:30 है। उसके बाद 4:30 से 5 वीकली टेस्ट है, और वीकली टेस्ट में मैं पूछूंगा पॉश और चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर। चल सेक्शन 30 पढ़ते। चल चल, मैं किसी का नहीं सुन रहा। सेक्शन नंबर 30, रेस्ट्रिक्शन ऑन द डबल एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री एंड माइन। सुनो इधर, अरे सुनो, सेक्शन नंबर 30, बात नहीं, जहरा, अशरीत। सेक्शन नंबर 30 ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने, अरे सुनो इधर, अगर किसी पर्सन ने किसी फैक्ट्री या माइन में एक बार काम कर लिया है, एक बार काम कर लिया है मतलब 8 घंटे का काम अगर कर लिया है, तो दूसरी जगह काम करने से पहले कम से कम 12 घंटे का ब्रेक बीच में होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सेक्शन 30 प्रोहिबिट अ वर्कर फ्रॉम वर्किंग इन अ फैक्ट्री इफ ही हैज ऑलरेडी वर्कड इन अनदर सच एस्टेब्लिशमेंट विद इन द प्रीसीडिंग 12 आवर्स टू इंश्योर द एडिक्वेट रेस्ट। अगर आप किसी फैक्ट्री या माइन में एक बार काम कर चुके हैं, दिन में 8 घंटे का काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, या शायद ओवर टाइम के साथ 10 घंटे का काम ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसी स्टैब्लिशमेंट में या किसी दूसरे स्टैब्लिशमेंट में वापस काम करने से पहले क्या होना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच में ब्रेक। वर्कर शेल नॉट वर्क इन अ फैक्ट्री और अ माइन इफ ही हैज वर्कड इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट विद इन द प्रीसीडिंग 12 आवर्स। 12 घंटे का बीच में क्या हो जाना चाहिए? ब्रेक होना चाहिए। जैसे कि एक वर्कर ने अपनी फैक्ट्री की शिफ्ट कंप्लीट करी कितनी बजे? रात को 8 बजे। तो ऐसे केस में वो किसी दूसरी फैक्ट्री या माइन में तब तक काम नहीं कर सकता जब तक सुबह की 8 ना बज जाए। मतलब 12 घंटे का बीच में ब्रेक होना चाहिए। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 30 ये बोलता है कि अगर पीछे आनिया एंड द ग्रुप, क्या समस्या है तुम लोगों को? बात मत करें। अगर किसी वर्कर ने किसी फैक्ट्री या माइन के अंदर ऑलरेडी काम कर लिया है, तो वो सेम फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री या माइन के अंदर 12 घंटे तक वापस काम नहीं कर सकता। क्यों किया गया ये? ताकि 2 जगह काम करने से पहले बीच में उसका एडिक्वेट प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, टू इंश्योर प्रॉपर रेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर। आई बात समझ में? बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन? नोटिस ऑफ द पीरियड ऑफ द वर्क। हमारे यहां पर कितना काम करवाया जाता है एक दिन में? ओवर टाइम के कितने पैसे मिलते हैं? छुट्टी संडे को है, मंडे को है, ट्यूसडे को है, किस दिन है?
लीव्स कब कब मिलेगी, कब आप ले सकते हैं, ये सारी बातें एस्टेब्लिशमेंट में एक नोटिस बोर्ड के ऊपर चिपकी होनी चाहिए ताकि सारे एम्प्लॉयज को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। एवरी एस्टेब्लिशमेंट मस्ट डिस्प्ले अ नोटिस शोइंग द डेली वर्किंग पीरियड कि एक दिन में कितना काम करना है। इट मस्ट बी करेक्टली मेंटेन्ड एंड इन अकॉर्डेंस विद द कोड। इसमें कोई भी अगर चेंज आता है तो वो चेंज आपको पहले एक वीक पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। जैसे अभी तक आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मंडे को छुट्टी दिया करते थे, जो वीकली हॉलीडे वो कब मिलती थी, मंडे। अब आप चाहते हैं कि वीकली हॉलीडे मंडे को क्या कर दिया जाए, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अभी कल जो मंडे आने वाला है इसी की छुट्टी कैंसिल करके क्या कर दिया उसको ट्यूसडे। आपको कम से कम एक वीक पहले बताना पड़ेगा कि हम हमारे वीकली हॉलीडेज में चेंज करना चाहते हैं। तो सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है, सबसे पहला तो उसने ये बोला कि वर्किंग पीरियड आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कितने हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। किसको बताने पड़ेंगे, नोटिस बोर्ड के थ्रू सारे एम्प्लॉयज को, बराबर। अगर कोई भी चेंज उसके अंदर आता है तो वो चेंज आपको एक वीक पहले बताना पड़ेगा। एक वीक से कम में चेंज अलाउ करना अलाउड नहीं, ठीक। सेक्शन नंबर 32 एनुअल लीव विद द वेजेस। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, साल भर में कितनी छुट्टियां मिलेगी। अपन ने वीकली हॉलीडेज के बारे में बात कर लिया, अब अपन पढ़ रहे हैं इसके बारे में, एनुअल लीव विद द वेजेस। छुट्टियां उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम कितने दिन काम किया हो, 6 महीने। 180 दिन पहले काम करो तब अपन छुट्टी की बात करेंगे, हाँ या ना। पहले 180 डेज काम कर लो हमारे यहां पर, फिर अपन बात करेंगे कि कितनी क्या छुट्टियां तुमको मिलेगी। 1 डे लीव फॉर एवरी 20 डेज ऑफ द वर्क। हर 20 दिन काम करने पे क्या मिलेगा तुमको, 1 दिन की छुट्टी। बालक उनको कितनी मिलेगी, 15 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी। और माइन वर्कर्स को भी 15 दिन काम करने पर 1 छुट्टी मिलेगी। आई बात समझ में। ये छुट्टियां उन छुट्टियों के अलावा है जो 11 दिन काम करने पर मिल रही थी, वो तो मिलेगी ही सही, उसके अलावा 20 दिन काम करने पर एक और छुट्टी मिलेगी। और ये भी कैसी होती है, इन कैश करवाने वाली। जैसे आप छुट्टी नहीं लेते तो क्या करो, पैसे ले लो उसके बदले में, हमें कोई समस्या नहीं। आई बात समझ में, बोलो हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन यहां तक कोई कंफ्यूजन, क्लियर यहां तक की बात। पर ये छुट्टी वुट्टी सब किसको मिलती है, जिसने कम से कम कितने दिन काम कराओ, 180 दिन पहले। ऐसा नहीं कि तुम कल ही हमारे यहां पर काम करने आए और आज पूछ लिया कि छुट्टी कब दोगे बताओ। अरे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं, पहले कितना काम करो तुम, 180 दिन काम करो, उसके बाद छुट्टियों की बात करेंगे, बराबर। या फिर आपको 180 दिन नहीं हुए तो फिर वो जो 11 दिन पे एक छुट्टी मिल रही है वो मिलेगी, वो वाली तो ले लेना। ये जो छुट्टी हम दे रहे हैं 20 दिन में एक काम करने वाली, इन 20 दिनों के अंदर ये हॉलीडे वॉलीडे काउंट नहीं करेंगे। अरे होली की छुट्टी आपके यहाँ 4 दिन की मिलती है तो वो तो मिलेगी, उसके अलावा बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो जो प्री फिक्स पहले से ही जो हॉलीडेज फिक्स कर लिए गए हैं वो छुट्टियों को अलग कर दिया जाएगा। न्यू वर्कर को क्या बोल रहे हैं, कोई मीडियर में ज्वाइन किया उसको क्या, तो मीडियर वालों को छुट्टी मिलेगी अगर वो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डेज काम कर ले तो। जैसे मान लो किसी वर्कर ने जनवरी, अरे सुनो इधर, किसी वर्कर ने जनवरी में ज्वाइन किया काम, तब तो 180 दिन बचे ही नहीं है ना साल में। अरे साल कब खत्म होता है बताओ, 31 मार्च को। कोई भी दिसंबर नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, साल कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर चलता है अपना, बराबर। तब तो मार्च ही तो बोल रहा हूं, 31, अरे 31 मार्च ही बोल रहा हूं, 31 मार्च, ठीक है। तो साल कब खत्म हो रहा है अपना, 31 मार्च को। तो अब जनवरी में अगर कोई ज्वाइन करेगा तो बेचारा ये 180 दिन कैसे काम कर सकता है साल में। तो इसको क्या बोला कि जितना समय बचाए, कितना समय बचाए, 3 महीने 90 दिन, तो 90 का 1/4 काम कर लो तो तुम छुट्टियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डेज इन द ईयर, जिस समय आप ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद साल भर में जितने दिन बचे उसका 1/4 काम करना पड़ेगा, तो आप लीव के लिए एंटाइटलमेंट आपकी आ जाएगी। आई क्या बात समझ में, बोलो भाई ध्रुव, बात समझ में आई। और ये छुट्टी वुट्टियों का क्या होगा भाई, छुट्टी के पैसे ले लेना। अगर अनअवेल्ड लीव है तो तुम उनके क्या कर सकते हो, छुट्टी वुट्टी ले सकते हो। पेमेंट कितने दिन में मिलेगा तुमको, 2 दिन के अंदर अंदर पैसा हम तुमको दे देंगे। क्या लीव्स को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, हाँ, पर लीव कैरी फॉरवर्ड होती है मात्र 30 दिन की। कितनी, 30। आई क्या बात समझ में। अगर इस साल में मुझे मान लो 40 छुट्टियां मिली, कितनी छुट्टी मिली, 40, और मैं एक भी बार कहीं बाहर गया ही नहीं, ना बीमार हुआ, तो मैंने एक भी छुट्टी उसमें से ली नहीं, तो 40 की 40 छुट्टी बची हुई है। मैंने बोला कि यार
छुट्टी आगे अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि कितनी छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड होगी, मात्र 30। तो 10 छुट्टी का क्या करें, या तो छुट्टी ले लो, अभी साल खत्म नहीं हुआ है, घूमने चले जाओ, या नहीं लेना तो 10 दिन के पैसे ले लो। क्या ले लो, 10 दिन के पैसे, और 30 लीव्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करवा लो। आई बात समझ में? अब तुम 30 लीव्स कैरी फॉरवर्ड करवा ली तुमने अगले साल में, अगले साल तुमने वापस 40 छुट्टियां कमाई, और तुमने फिर से क्या नहीं करा, छुट्टी नहीं ली, तो कितनी हो गई टोटल, 70। 40 और 30 70 हो गई। अब वापस से कैरी फॉरवर्ड कितनी होगी, 30 और 40, या तो छुट्टी ले लो या उसके बदले में पैसा ले लो। कभी भी लीव्स कैरी फॉरवर्ड, ऐसे तो कोई क्या करेगा, काम करते करते लीव्स कैरी फॉरवर्ड करेगा और एक साल तक काम पे नहीं जाएगा फिर, कि ये पूरे साल मेरा छुट्टी पे, हाँ या ना। इसलिए अपन ने क्या बोला, मैक्सिमम लीव्स कितनी है भैया, 30 दिन की कैरी फॉरवर्ड होगी। ये देखो, वर्कर कैन, अरे सुनो इधर, वर्कर कैन डिमांड इनकेशमेंट एट द ईयर एंड, जब साल खत्म होता है तो तुम उसके क्या, अरे और ये छुट्टी उट्टी के पैसे कब मिलते हैं, साल के आखिरी में। हाँ, ऐसा नहीं कि 20 दिन हुए एक छुट्टी लाओ इसके पैसे दे दो, नहीं, जब साल खत्म होगा तो आखिरी में हिसाब करेंगे और पैसा मिलेगा। इफ द लीव एक्सीड 30 डेज, एक्सेस लीव कैन बी इनकेश, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो 30 ही होगी, बचे हुए का पैसा ले लो। ठीक है, यहां तक का सेक्शन 32 तक का एक बार रीड करो, चलो बुक में से।
रिकॉर्ड एंड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। सुनो इधर, बात नहीं पीछे। सेक्शन नंबर 33 रिक्वायर एम्प्लॉयर टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, डिस्प्ले नोटिस, इशू वे स्लिप एंड फाइल द रिटर्न। सेक्शन 33 क्या बोल रहा है कि ये एम्प्लॉयर, हर एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना करके रखे, नोटिस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाए, लोगों को वेज स्लिप मतलब कितना पैसा मिला, सैलरी स्लिप जिसे अपन बोलते हैं, वो सैलरी स्लिप इश्यू करे। हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्टर मेंटेन करे। रजिस्टर हो सकता है फिजिकल हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक। रजिस्टर में लिखना क्या है, रजिस्टर में लिखना है कि वर्कर्स ने क्या काम किया, कितने वर्कर्स ने काम किया, उन्होंने कितने समय काम किया, उनको छुट्टी किस दिन दी हमने और उनको कितना पैसा दिया, वेजेस पेड। साथ ही साथ उनकी छुट्टी कितनी बनी, छुट्टी के बदले में पैसे कितने दिए उनको, उन्होंने ओवर टाइम कितना किया, उनकी अटेंडेंस कितनी है। इन सब चीजों का रिकॉर्ड आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखना है। कल को कोई आपसे आकर के पूछे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने काम करते थे लोग, उन्होंने कितना काम किया, आपने उनको कितना पैसा दिया, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे नहीं पता, मैंने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। सेक्शन 33 के हिसाब से इट इज कंपलसरी कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। वेजेस स्लिप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, और इन सभी चीजों के रिटर्न आपको फाइल करने पड़ते हैं किसके पास, इंस्पेक्टर के पास। इंस्पेक्टर को ही फैसिलिटेटर भी कहा जाता है। ठीक है, 33 एक बार बुक में से रीड करो, सेक्शन 33 एक बार बुक में से रीड करो। चलो भाई, पढ़ लिया गया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द डे। बाकी की बातें करते हैं कल 2:30 से 4:30